इकाई 3 वाणिज्य और व्यापार। इकाई 3 की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना, व्यापार की परिभाषा और चरण। पहला चरण 700 से 900 तक का विनिमय के माध्यम, शहरों का सापेक्ष ह्रास, शहरी बस्तियों का ह्रास। दूसरा चरण 900 से लेकर 1300 तक, शिल्प और उद्योग, सिक्के विनिमय के दूसरे माध्यम, व्यापार के पहलू, अंतर्देशीय व्यापार, समुद्री व्यापार, नगरों का पुनरुत्थान, सारांश, शब्दावली और बोध प्रश्न। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित पर विवेचना कर सकेंगे। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में 6 सदियों के माध्यम भारत के आर्थिक इतिहास में व्यापार और वाणिज्य की भूमिका। 2 चरणों में व्यापार की ऐतिहासिक विशेषताएं, 700 से लेकर 900 तक और 900 से 1300 तक। व्यापार और वाणिज्य का संबंध धातु से, गांव की अर्थव्यवस्था से और नगरों से। व्यापार के कार्यों में शिल्प और उद्योग की भूमिका, अंतर्देशीय विदेशी व्यापार की वस्तुओं और उनके उपभोक्ताओं की भूमिका, व्यापार के मुख्य मार्गों के संचार के साधन, व्यापार और सौदागर के हितों को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक अधिकारियों की भूमिका। प्रस्तावना। इकाई 2 में किया गया शहरी बस्तियों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक कि इसे व्यापार और वाणिज्य से नहीं जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक मध्ययुगीन शताब्दियों में यह पहलू भारतीय अर्थव्यवस्था का एक भिन्न अंग है। पिछली 2 इकाइयों के समान इस इकाई में व्यापार का विश्लेषण भारतीय सामंतवाद के विकास की पृष्ठभूमि में किया गया है। मुद्रा के उपयोग का स्वरूप, सीमा, व्यापार की कार्य प्रणाली, कृषि उत्पादन, भूमि, शहरी बस्तियों के चरण और एक दूसरे के रूप में इसमें कोई भी भूमि अनुदान की व्यवस्था अलग नहीं है। इसकी चर्चा इकाई 1 में की जा चुकी है। 800 से 13वीं शताब्दी में पूरे भारत की विशेषता बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस काल में व्यापार और वाणिज्य का क्या हो गया था, सामंतीकरण हो गया था। कौन से काल में? 800 से 1300 के बीच में। ठीक है। उसके बाद में व्यापार, परिभाषा और चरण। माल इकट्ठा करने, इसके वितरण, विनिमय को व्यापार कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? माल इकट्ठा करने, इसके वितरण और विनिमय को व्यापार कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो कि बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उत्पादन का स्वरूप, मात्रा, यातायात की सुविधा, व्यापारियों की सुरक्षा, विनिमय के प्रतिरूप। तो क्या हो जाएगा? उत्पादन का स्वरूप, मात्रा, यातायात की सुविधा, व्यापारियों की सुरक्षा और विनिमय के प्रतिरूप। व्यापारियों और सौदागरों, किसानों और शिल्पकारों के अलावा समाज के अन्य हिस्से भी इसमें शामिल रहते हैं। अपरोक्ष रूप से इसमें राजनीतिक अधिकारियों की रुचि होती है, क्योंकि माल पर लगाया गया कर राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसलिए जैसे कृषि पर कर लगाते हैं तो कृषि भी राजा के लिए एक वो इंटरेस्ट होता है, उसके लिए एक सोर्स होता है, वैसे ये भी होता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में व्यापार की ऐतिहासिक विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस काल को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, 700 से 900 तक और 900 से 1300 तक। संक्षेप में इन चरणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पहले चरण में व्यापार, धातु मुद्रा, शहरी केंद्रों का सापेक्ष ह्रास, गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो पहले में क्या हुआ? नंबर 1 तो क्या हुआ? व्यापार का ह्रास हुआ, धातु मुद्रा का भी ह्रास हुआ, शहरी केंद्रों का भी सापेक्ष रूप से ह्रास हुआ, गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। दूसरे चरण में पहले बताई गई प्रवृत्तियों के विपरीत होना था। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा था। दूसरे चरण में पहले चरण की अपेक्षा धातुओं की उतनी कमी नहीं थी जितने पहले चरण में, मुद्रा की उतनी प्रचलित थी जितनी कि मौर्य साम्राज्य से 200 से 500 के पतन के बाद में 5 शताब्दियों में व्यापार के रूप में शौर्य और कृषि के विस्तार के प्रतिरूप के इस पर असर पड़ा है। पहला चरण 700 से 900 700 से लेकर 1000 काल में यह पाया गया है कि भूमि अनुदान सिर्फ पुजारियों और मंदिरों को ही नहीं बल्कि योद्धाओं, राजकीय अधिकारियों को भी दिया गया। इकाई 1 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनमें विभिन्न श्रेणियों के जमींदारों का उदय हुआ, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकीय अधिकारियों जैसे कि महामंडलेश्वर। नंबर 1 महामंडलेश्वर, मंदालिका, सामंतवाद, महासामंतवाद, ठाकुर आदि भी भूमि से संबंधित गतिविधियों में रुचि लेने लगे। हालांकि वे वास्तविक खेत जोतने भूमि से संबंधित गतिविधियों में रुचि लेने लगे थे। वास्तविक खेत जोतने वाले से अलग थे, क्योंकि वे किसानों से हासिल किए गए अधिशेष पर निर्भर थे। इस प्रकार किसानों के पास व्यापार के लिए कुछ नहीं रहता था। इनमें से एक ऐसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिससे कि वास्तविक उत्पादन की गतिशीलता पर प्रतिबंध लग गया और स्थानीय जरूरतों को स्थानीय रूप से पूरा किया जाने लगा। विनिमय के माध्यम से
ऐसे धातु सिक्कों को सापेक्ष में इस प्रवृत्ति की ओर मजबूत करती है। विनिमय के माध्यम 700 से 1000 तक भारत में कई प्रकार के महत्वपूर्ण राजवंशों ने किया है। इनमें के पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहारा, एक तो पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहारा, पूर्वी भारत में पाल, दक्कन में राष्ट्रकूट उस समय के कुछ शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इन राजवंशों ने किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय के बहुत कम सिक्के उपलब्ध हैं, फिर भी कि मतलब इतने बड़े शासन थे। कौन? गुर्जर प्रतिहारा कहाँ पे था आपका? पश्चिम में, ठीक है। उत्तर में कौन? नहीं, पूर्व में कौन था? पाल। दक्षिण में आपके राष्ट्रकूट। और इनके कोई भी सिक्के नहीं उपलब्ध होते हैं। इनकी तुलना में पहले की शब्दियों में सिक्कों की मात्रा और स्तर से नहीं की जा सकती, मतलब इनकी तुलना पहले से नहीं की जा सकती, क्योंकि माल की खरीद या बिक्री की मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पुरातात्विक खोजों में सिक्कों की कमी और सिक्कों के डालने के सांचे की अनुपस्थिति से यह पता चलता है कि उस काल में व्यापार में कमी हो गई थी। हालांकि सबसे पहले डीडी कोसांबी ने इस पहलू पर चर्चा की थी, लेकिन 1965 में प्रोफेसर R.S. शर्मा ने भारतीय सामंतवाद के प्रकाशन के बाद में गुप्त काल के सिक्कों में कमी और व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इसके परिणामस्वरूप सामंती अर्थव्यवस्था के उदय की बात सामने आई थी। पिछले 35 सालों में इस पर काफ़ी बहस हुई है। अब तक 4 मत सामने आए हैं। तो मतलब कि सामंतवाद से रिलेटेड अब तक 4 मत सामने आए हैं। एक में उपयुक्त दिए गए पहलुओं का समर्थन किया गया है। तो एक में तो कहा गया है कि मतलब सामंतवाद आया था इस काल में, ठीक है। कब आया था? 8वीं से 9वीं के बीच में सामंत का जो आया था। इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारा जो ट्रेड था उसमें कमी होने लग जाती है। उड़ीसा पर किया गया एक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि 600 से 1200 तक सिक्के का चलन बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह अध्ययन दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार की चर्चा करता है और दक्षिणी व्यापार के में वस्तु विनिमय पर जोर देता है। अभी यहाँ पर उड़ीसा का एक अध्ययन है जो कि वस्तु विनिमय पर जोर देता है। तो अगर वस्तु विनिमय हो रहा है तो मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसके बाद में एक अध्ययन किया गया आपके कश्मीर पर, ठीक है। कश्मीर में 800 ईस्वी में तांबे के सिक्के का प्रचलन हो गया था। सिक्के के निम्न स्तर को कश्मीर घाटी के व्यापार का पतन पर आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि पर आधारित गतिविधियों की पृष्ठभूमि के रूप में समझा जाता है। अंत में एक मत सिक्कों की कमी और व्यापार के ह्रास के बीच में संबंध आपत्ति प्रकट करता है। हालांकि 700 से 1200 के बीच में मध्य पूर्ण भारत में बिहार, पश्चिमी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश आते हैं से मिले प्रमाणों पर आधारित है। इस बात मानी गई कि उस समय सिक्के उपयोग में नहीं ले जाते थे। पाल और सैन राज्य में सिक्के नहीं डाले जाते थे। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तु विनिमय के माध्यम से कमी नहीं थी। हालांकि उदाहरण के तौर पर यह बताया गया है कि चांदी के सिक्के हरिकेला नहीं बल्कि कौड़ियों और सबसे महत्वपूर्ण चूर्णी सोने चांदी के पूरे भी विनिमय के माध्यम थे। कुछ क्षेत्रों में अपवाद हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में परिप्रेक्ष्य रूप से प्रोफेसर शर्मा की परिकल्पना सही साबित होती है। क्षेत्रीय अपवादों के संदर्भ में निम्नलिखित सवालों पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये सवाल क्या क्या है जो R.S. शर्मा को मतलब फेवर करते हैं, मतलब उनकी थ्योरीज को फेवर करते हैं। इन व्यापारिक गतिविधियों का स्वरूप और सीमा क्या थी? कि इन व्यापारिक गतिविधियों का स्वरूप क्या थी, मतलब ये क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय पे होते थे, किस तरह से होते थे, या फिर मतलब सिक्के पे होते थे या फिर नहीं थे। तो ये स्वरूप और सीमा मतलब कितना होता था, कितनी लिमिट में होता था। फिर इसके बाद में ये बोल रहा है कि इसकी गतिविधियाँ एक स्थायी वाणिज्य वर्ग का जन्म देने में सक्षम थी। क्या इन सब चीज़ों से कोई नया मतलब सोशियो इकोनॉमिक चेंज हुए थे? नहीं, मतलब सोसाइटी में चेंज हुआ था क्या? तो ठीक है। इन व्यापारों में किस को लाभ पहुंचा था? इस पर कथित बढ़ते व्यापार को मेहनतकश जनता और एक स्थान पर बसे किसानों का कोई फायदा हुआ नहीं। इस संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है। मध्य पूर्वी भारत के संबंधित शोध जिन्हें उस क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य के रूप में उदित किया गया है, वहाँ के मूल निवासियों की समुद्री व्यापार में भागीदारी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि सीमित व्यापारिक गतिविधियों की विशिष्ट शासक वर्ग के हाथ में थी। आम व्यक्ति की दयनीय हालत बंगाली शब्द बंगाली के निवासी से प्रकट होती है। यह शब्द गरीबी और दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इस तरह के जो लोग भारत के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार की बात करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र की धातु मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए कंबोडिया पर किए गए एक विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि गुप्त काल में 600 से 800 ईस्वी के बाद की 2 सदियों में दक्षिणी पूर्वी एशिया मुद्रा का कोई व्यवस्था नहीं हो सकी और वस्तु विनिमय धान और अंश कपड़े पर आधारित
खमीर अर्थव्यवस्था पर आधारित था। प्रारंभिक मध्ययुगीन सिक्कों को इंडो-सानियन विक्रमादि अधि वाराहा, बुल, हॉर्समैन, गंधिया आदि का प्रयोग पश्चिम में उत्तर पश्चिम में कुछ हद तक गंगा की घाटी में शुरू हो गया था, परंतु कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला गया है। सिक्कों के प्रचलन के काल के बारे में अभी तक भी संदेह है। अत्यंत निम्न स्तर पर इसकी कुछ खरीदने की घटी हुई क्षमता उनकी वास्तविक भूमिका को एकत्रित करती है। इसके अलावा बढ़ी हुई आबादी और बस्तियों के विस्तार के संदर्भ में मुद्रा चलन की मात्रा नगण्य थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले चरण में धातु मुद्रा के सापेक्ष कमी आनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है। इसका भारत की व्यापारी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ना निश्चित था। व्यापार का सापेक्ष ह्रास आंतरिक तौर पर राजनीतिक शक्ति का बिखराव और स्थानीय प्रधानों और धार्मिक अनुदान पाने वाले आदि की आत्मशक्ति आ जाने पर ऐसा प्रतीक होता है कि प्रारंभिक सदियां भूमि अनुदान पर आधारित अर्थव्यवस्था के विपरीत असर पड़ा होगा। बहुत से बिचौलिए जमींदारों, विशेष रूप से कम ऊंचाई क्षेत्रों में रहने वालों को लूटपाट करने लगे होंगे और अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल पर अत्यधिक कर लगाने लगे थे। इससे व्यापारियों और सौदागरों में व्यवसाय में बाधा पड़ी। संभव है कि शासक प्रधानों के बीच में आपसी लड़ाइयों ने भी व्यापार हतोत्साहित किया होगा। हालांकि 8वीं शताब्दी में जो दो जैन ग्रंथ, उनका नाम क्या क्या है, हरिश्चंद्र सूरी का सम इच्छ कहा, एक बार दोबारा देखते थे, सम इच्छ कहा किसका लिखा हुआ है, हरिभद्र सूरी का। कौन है वो? जैन ग्रंथ है, मतलब जैन ग्रंथ है ये, ठीक है। हरिभद्र सूरी जैन आदमी था और उसका लिखा हुआ है समर इच्छ कहा। अधोतना सूरी का कबाल्य माला बढ़ते हुए व्यापार और चहल पहल करने वाले शहरों की चर्चा करते हैं, लेकिन यह तर्क सही है कि ये ग्रंथ ज़्यादातर सामग्री पहली की सदियों के स्रोत से लेते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि 8वीं शताब्दी की सही आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि मतलब बाद में लिखा गया हो सकता है ना, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में लिखा हो। इसलिए पश्चिम के साथ विदेशी व्यापार के ह्रास के बारे में यह बताया गया है कि 4वीं शताब्दी में महान रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इनमें गिरावट आई। ठीक है, किसमें गिरावट आई? व्यापार में। 6वीं शताब्दी के मध्य में भी इस प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ा जब बेजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी रोम साम्राज्य के लोगों ने रेशम बनाने की कला सीख ली थी। अगर वो रेशम बनाने की कला सीख लिए तो उससे क्या होगा कि अब वो अपने शहर में मतलब रेशम बनाने लग जाएंगे, मतलब वहाँ पे रेशम बनाने लग जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ अपने घर में बनती है तो हम उसे बाहर से क्यों लेके आएंगे भाई? ठीक है, इस तरह भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार खो दिया, बाजार खो दिया। इससे ईस्वी की प्रारंभिक सदियों में बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी की प्रारंभिक सदियों में सोना प्राप्त हुआ था। क्या हुआ? 6वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य ने, मतलब पूर्वी बेजेंटाइन साम्राज्य ने रेशम बनाने की उस कला को सीख लिया था। विदेशी व्यापार का पतन 7वीं-8वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी सीमा पर अरबों के विस्तार के कारण हुआ था। इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी भारतीय व्यापारियों के लिए स्थल मार्ग सुरक्षित हो गए थे। कथा सागर में एक कहानी हमें यह बताती है कि उज्जैन नगर में से पेशावर जा रहे सौदागर के एक समूह को अरब सागर में पकड़कर बेच दिया गया। सौदागर के एक समूह को अरब ने पकड़कर बेच दिया। बाद में जब वे किसी तरह मुक्त हुए तो उन्होंने सदैव के लिए उत्तर पश्चिमी इलाके को छोड़ने का फैसला कर लिया और व्यापार के लिए दक्षिण की ओर लौट गए। तिब्बतियों और चीनियों के बीच में इन सदियों में हुई लड़ाइयों के माध्यम से भी एशिया मार्गों पर माल लाने जाने की गतिविधियों को प्रभावित किया। भारत में पश्चिमी तटों में भी समुद्री व्यापार अरबों के द्वारा 7वीं शताब्दी में भड़ोच और थाना पर हमलों और वल्लभी के विनाश के कारण वल्लभी को 8वीं शताब्दी में सौराष्ट्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था अस्त व्यस्त हुआ। हालांकि बाद में अरबों ने 10वीं शताब्दी में भारतीय समुद्र व्यापार के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में इनके समुद्री हमलों को भारतीय वाणिज्य गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। हालांकि समकालीन साहित्य में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क का उल्लेख है, लेकिन इनमें संदेह है कि यह उल्लेख पश्चिम के साथ व्यापार में ह्रास की पूर्ति कर पाया या फिर नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि अब एक बार दोबारा से देखते हैं कि पश्चिम में ह्रास किस के कारण हुआ था। ठीक है, जैसे एक तो क्या बोलते हैं, क्या आपका क्या नाम है इसमें, कथा सरिता में मतलब एक उसकी कहानी से पता चलता है कि एक क्या बोलते हैं, एक सौदागर था, एक समूह था, सौदागर के एक समूह को अरब ने पकड़कर बेच दिया गया था। फिर वो मुक्त हुआ तो उसने मतलब तो पश्चिम की, मतलब इससे क्या पता चलता है, पश्चिमी ट्रेड कम हो रहा था। तिब्बतियों को चीनियों
के बीच में सदियों में, और तिब्बत और चीन वालों के बीच में भी मतलब लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। तिब्बत और चीन वालों के बीच में भी इस समय लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, और ये भी जैसे कि भड़ोच और थाना और वल्लभी के विनाश के कारण भी मतलब सौराष्ट्र में व्यापार कम हुआ था। तो कुल मिला के क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर व्यापार कम हो रहा था। शहरी बस्तियों का ह्रास। पहला चरण बहुत से शहरों के ह्रास और उजड़ने का चरण है। यह वाणिज्य के ह्रास का लक्षण है, क्योंकि शहर मुख्यतः उन लोगों की बस्तियां जो कि शिल्प कला वाणिज्य से संलग्न है। व्यापार में ह्रास और शिल्प की वस्तुओं की मांग में कमी आई। शहरों में रहने वाले व्यापारियों दस्तकारों की जीविका के वैकल्पिक साधन ढूंढने के लिए देहाती इलाकों में जाना पड़ा। इस प्रकार कस्बों का पतन हुआ और शहरी लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। ह्वेंसांग के उल्लेखों से किसके उल्लेखों से ह्वेंसांग के उल्लेखों के अलावा पौराणिक अभिलेख भी कालियुग का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण शहरों की बढ़ती हुई आबादी की ओर संकेत करते हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि बारामिहिरा 5वीं शताब्दी के द्वारा इक्तित प्रवृत्ति कायम रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि बारामिहिरा 5वीं सदी द्वारा इक्तित प्रवृत्ति कायम रही होगी। इकाई 2 में 140 टनों की खुदाई के प्राप्त आंकड़ों की चर्चा की गई है। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों का ह्रास पुरातात्विक खुदाइयों के स्पष्ट खुदाई ढांचों और प्राचीन वस्तुओं के निम्न स्तरों को प्रकट करता है। 30 से 8वीं शताब्दी के बीच में अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य शहरी केंद्रों के उजड़ने उनके ह्रास की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ तक कि जो बस्तियाँ 18वीं शताब्दी तक रही वे बाद में उजड़ गई। और हम थापर, पंजाब, अंतरजी खेड़ा और बीता उत्तर प्रदेश की चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रभात पातन, गुजरात में महेश्वर, पोनार महाराष्ट्र में, कोड़ावेली आंध्र प्रदेश में शहरी बस्तियों की इस श्रेणी में आते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मध्ययुगीन महत्ता, जिस पर अधिकार पाने के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ाई लड़ी गई, खुदाई के द्वारा प्रमाणित होना अभी बाकी है। किस में पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में किस स्थल के लिए? कन्नौज के लिए, ठीक है। और अभी उसकी खुदाई होना क्या है? बाकी है। मध्ययुगीन काल के पहले चरण में हालांकि वाणिज्य गतिविधियों का ह्रास हुआ, परंतु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। दरअसल राजाओं, सामंतों, मंदिरों और बौद्ध विहारों के महंतों के लिए निर्मित कीमती और विलासिता वाली वस्तुओं का व्यापार जारी रहा था। बहुमूल्य और अर्ध निर्मित पत्थरों, हाथी के दांतों इत्यादि जैसी वस्तुएं लंबी दूरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस काल में स्रोतों में दैनिक में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के आदान प्रदान के बहुत कम प्रमाण मिले। अभिलेखों में उल्लेखित महत्वपूर्ण वस्तुओं में सिर्फ नमक और तेल शामिल है, जिनका उत्पादन प्रत्येक गांव में नहीं होता था, इसलिए उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ता था। यदि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं होती तो अनाज, चीनी, हस्तकला और वस्तु आदि के उल्लेख में व्यापार का उल्लेख अधिक मिलता। संपेक से 700 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रकृति ऐसी है जो कि बिचौलियों, भूस्वामियों और सामंतों की जरूरतों को पूरा करती है, न कि आम जनता की। हालांकि पीहाउ हरियाणा के करनाल के पास, अरहर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास जैसे व्यापारिक और वाणिज्य केंद्र जहाँ पर दूर दूर के व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, परंतु वे पूरे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। एक बार हम लोग इसके बोध प्रश्न भी देख लेते हैं। 700 से लेकर 900 ईस्वी के दौरान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए। और आगे देखते हैं। दूसरा चरण 900 से लेकर 1300 तक। इस चरण की विशेषता व्यापार और वाणिज्य का पुनरुत्थान है। इस काल में कृषि का विस्तार, मुद्रा का बढ़ना, प्रचलन, बाजार और अर्थव्यवस्था के पुनः उदय हुआ, जिससे माल का उत्पादन और स्थानीय खपत की बजाय विनिमय के लिए इन सदियों के महाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में शहरी बस्तियों का पर्याप्त विकास हुआ। हम इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि भूमि अनुदान ने कृषि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि यह बात साबित हो चुकी है कि इस विकास को मापना आसान नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय विविधताओं, असमानताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अनाजों, दालों के साथ साथ नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। हालांकि स्वाभाविक रूप से आंतरिक और बाहरी व्यापार को इससे बढ़ावा मिला है। शिल्प और उद्योग। शिल्प उत्पादन ने कृषि उत्पादन के विकास में योगदान दिया। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के चरण में आंतरिक और बाहरी
व्यापार के ह्रास ने औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजारों की कमी हो गई थी। उत्पादन सिर्फ क्षेत्रीय और स्थानीय ज़रूरतों के लिए सीमित रह गए थे। दूसरे चरण में हम पाते हैं कि शिल्प उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कि क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय विनिमय को बढ़ावा मिला। कपड़ा उद्योग, जो कि प्राचीनतम काल में से स्थापित था, अब प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के रूप ले चुका था। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, उसको छोड़ देते हैं। मार्को पोलो 1293 में 93 और अरबों के लेखकों ने बंगाल और गुजरात के सूत की बहुत प्रशंसा की है। बंगाल में मज्जर, गुजरात में इंडियो की उपलब्धता ने शायद ही इन क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। 12वीं शती के ग्रंथ माला सोलास के पैठान, नागापट्टिनम, कलिंग, मुल्तान के महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग के केंद्र बताया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में रेशम बुनकर समाज का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तबके थे। तेल उद्योग इस काल में काफी महत्वपूर्ण हो गया। 10वीं शताब्दी के उपरांत में तेलहन बोलने तेल के मिलन या फिर धनाका के प्रमाण मिलते हैं। कर्नाटक में पाए गए एक अभिलेख में विभिन्न प्रकार के तेल मिल जो कि आदमी और बैलों के द्वारा संचालित किए जाते थे की चर्चा की गई है। धनी तेलियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिनसे कुछ ने मंदिर बनवाए और कुछ ने अन्य सामग्रियों के निर्माण कराए। यह जानकारी भी मिलती है कि तेल उद्योग से उनके सदस्यों को मुनाफा हो। इस प्रकार इस काल में गन्ना उत्पादन और गन्ने की पेराई का उल्लेख मिलता है। यह गुड़ और चीनी के दूसरे रूप बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर इशारा करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के अलावा धातु और चमड़े की वस्तुओं में भी शिल्प कार्य उच्च कोटि की थी। साहित्य ग्रंथों में उन दस्तकारों की चर्चा की गई जो कि विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे कि तांबा, पीतल, लोहा, सोना आदि के काम से जुड़े हुए थे। उड़ीसा में पुरी में कोणार्क मंदिर बड़ी संख्या में पाई गई छड़ों से 12वीं सदी के लोहारों की क्षमता का पता चलता है। लोहे का उपयोग तलवार, भाला और दूसरे उच्च कोटि के शस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। मगध, बनास और कली तो सौराष्ट्र अच्छी कोटि की तलवार बनाने के लिए जाने जाते थे। अच्छी कोटि की तलवार बनाने के लिए कौन कौन जाते थे? मगध, बनारस, कलिंग और सौराष्ट्र। गुजरात में सोने और चांदी की कढ़ाई के लिए जाना जाता था। 12वीं शताब्दी में यहूदी सौदागर के लिए गिंजा रिकॉर्डों से भारतीय पीतल उद्योग की प्रसिद्धि का पता चलता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहूदी सौदागरों की गिंजा रिकॉर्डों से भारतीय पीतल उद्योग की प्रसिद्धि का पता चलता है। एडेन से ग्राहक टूटे बर्तनों को भारत भेजते जिससे कि उनकी जरूरत के हिसाब से मरम्मत की जा सके। नालंदा, नेपाल, कश्मीर, चोल साम्राज्य की कांस्य बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के रूप में भारतीय धातु के कारीगरों की कुशलता का पता चलता है। चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में गुजरात की स्थिति बहुत अच्छी थी। चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में गुजरात की स्थिति बहुत अच्छी थी। मार्को पोलो बताता है कि उस समय गुजरात के लोग चमड़े की लाल और नीले रंग की खूबसूरत चटाई बनाते थे, जिन पर पक्षियों और जानवरों की कढ़ाई की होती थी। अरब में इनकी बहुत ज्यादा मांग थी। सिक्के और विनिमय के दूसरे माध्यम। धातु के पुनः उदय ने इन सदियों में व्यापार को काफी हद तक मदद पहुंचाई, इसलिए मुद्रीकरण के स्तर में काफी बहस हुई है। प्रायतः बाजार में मुद्रा के प्रचलन का समर्थन करने वाले इतिहासकार साहित्य और अभिलेखों की चर्चा प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के विभिन्न तरह के सिक्कों का वर्णन करते हैं। इस तरह के ग्रंथों में प्रबंधन चिंतामणि, लीलावती, दिव्य परीक्षा, लेखाधिपति, एक बार दोबारा से इनका नाम देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि, लीलावती, दिव्य परीक्षा, लेखाधिपति आदि में भाग का, रूप का, विमशर्तिका, कर्षपाना, दिनार, द्रम, निशक, गद्या मुद्रा, गंड्यंका, टका कई सिक्कों की चर्चा की गई है। तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि, लीलावती, दिव्य परीक्षा, लेखाधिपति आदि में भग का, रूप का, भीमशर्तिका, कर्षपणिका, दिनार, द्रव्य, निष्का, गंधिका मुद्रा, गंडकयका, टंका कई सिक्कों की चर्चा की गई है। अभिलेखों में भी सिक्कों की चर्चा पाई जाती है। उदाहरण के लिए सियादोनी के अभिलेख में 10वीं शताब्दी के मध्य के विभिन्न तरह के द्रमों क्या है, एक प्रकार का सिक्का है, की चर्चा की गई। अभिलेख कौन सा है? सियादोनी
10वीं शताब्दी का है, जिसमें सिक्कों के बारे में पता चलता है। उसके बाद में परमारों, चालुक्यों, चौहानों, प्रतिहारों, पालों और चोलों के अभिलेखों से उस समय के साहित्य में मिले सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों की पुष्टि की गई है। इन मुद्राओं के मूल्य के बारे में, उनकी धातुओं की मात्रा और उनके दूर से संबंधों के बारे में बहुत से अनुमान लगाए गए हैं। अभिलेख साहित्य के आधार पर सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा के बाजार भारी प्रचलन का एक मत कठिन विवेचना को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। इसलिए हम इन सभी पक्षों की जांच करने योग्य और जांच के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं। अब किस चीज़ के जांच के एक बार दोबारा से देखते हैं। अभिलेख और साहित्य के आधार पर सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा और बाजार में भारी प्रचलन का एक कठिन विवेचना को सरल में प्रस्तुत करता है। कि मतलब प्रस्तुत करता है इन सभी पक्षों को, कि मतलब कौन कौन से पक्ष है उन सभी को। नंबर 1, मुद्रा सिक्कों की चर्चा शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के विनिमय के संदर्भ में, विनिमय केंद्रों के प्रकार और बाजार के स्वरूप, आदान प्रदान में होता था। आदान प्रदान में संलग्न लोग और किस हद तक मुद्रा सिक्कों के संबंध में अभिलेख संदर्भ में सिर्फ वैचारिक है। जहां तक सिक्कों के नमूनों का सवाल है, सोने के सिक्के डालने का पुनः प्रचलन गंगयोद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। गंगयोद्रा, सोने के सिक्कों का डालने का पुनः प्रचलन 1019 से 1040 के मध्य त्रिपुरी के कालाचुरी राजा 4 सदियों के बाद में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट गहादवाला के राजा गोविंद चंद्र और मध्य भारत के चंदेल राजा मदन वर्मन के समय में हुआ था। कश्मीर के राजा हर्ष और तमिलनाडु के सोमजे चोल राजाओं ने भी सोने के सिक्के जारी करवाए थे। पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रारंभिक मध्ययुगीन सिक्कों की चर्चा पहले की जा चुकी है। एक अनुमान के अनुसार कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के दौरान 9 टकसालों की स्थापना की गई थी। राजस्थान में जोधपुर के निकट श्रीमोल में एक महत्वपूर्ण टकसाल था, जहाँ पर धातु की मुद्रा को वास्तविक भूमिका का सवाल क्षेत्रीय आधार पर बहुत सीमित अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर हम मुद्रा के भारी प्रचलन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सिक्कों के संदर्भ में पाए गए अनेक प्रमाणों के बावजूद सिक्कों के कुल मिलाकर प्रचलन के प्रमाण लगभग नगण्य हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में सिक्कों की निम्न क्रय शक्ति को, चाहे वह किसी भी धातु के बने हों, अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस काल में सभी सिक्के बहुत ही निम्न स्तर के थे और इनका वजन भी बहुत कम था। बढ़ी हुई आबादी और बस्तियों के विस्तार के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा के इस्तेमाल बहुत ही प्रतिबंधित हो गया था। मध्यकाल में राजस्थान पर किया गया एक अध्ययन यह दर्शाता है कि बाजार का पुनरुत्थान, विनिमय के केंद्र और व्यापार का विस्तार, सौदागरों के परिवारों की खुशहाली आंशिक मुद्रीकरण के साथ संभव हुआ। इस प्रकार सिलहरों 1850 से 1200 ईस्वी के समय में पश्चिमी तट में कोंकण क्षेत्र के अधीन था, जहाँ पर मौद्रिक अंतर संबंधों की विशेष मुद्रा का सीमित प्रयोग था। इसी प्रकार सिलहरों के समय में मौद्रिक अंतर संबंधों की विशेष मुद्रा का सीमित प्रयोग था। मुद्रा के प्रकार और स्तर न सिर्फ स्थानीय थे, बल्कि आर्थिक रूप पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं था। आम जनता सिक्कों का अधिक प्रयोग न करती थी। दक्षिण भारत में 950 से लेकर 1300 की मुद्रा यह दर्शाती है कि समाज के सभी स्तरों में आदान प्रदान धातु मुद्रा का एक समान प्रभाव नहीं था। उदाहरण के तौर पर पांड्यों के द्वारा विदेशी घोड़ों की खरीद पर किए गए चर्चा के बारे में पांड्यों ने निम्न स्तर की मुद्रा से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वस्तु विनिमय पर स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय, शायद अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के महत्वपूर्ण स्थान था। इस बात का पता चलता है कि सौदागरों के कारवां वस्तुओं के विनिमय के दूसरे क्षेत्र से किया गया है। एक कथन के अनुसार विदेशों से खरीदे गए घोड़ों की कीमत नकद से नहीं, बल्कि भारतीय माल जैसे रेशम, मसाले और हाथी दांत के रूप में अदा की जाती है। इन भारतीय मालों की पूरी दुनिया में मांग रहती थी। हालांकि आंशिक मुद्रीकरण प्रचलन आर्थिक विकास में मदद कर रहा है, लेकिन ऋण व्यवस्था के समांतर विकास से, जिसने लेन देन के बिना नगद मुद्रा के संभव था, का भी कम महत्व नहीं था। उस समय के ग्रंथों में हुंडी का या फिर विनय पत्र के बारे में पता चलता है, जो कि शायद सौदागरों के द्वारा वाणिज्य आदान प्रदान के उपयोग में लाया जाता था। इस पद्धति के द्वारा एक सौदागर से दूसरे को ऋण दिया जा सकता था, जिसमें व्यापार के सिक्के रूपी मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न बाधा को दूर किया जा सकता। हालांकि लेखाधिपति नामक ग्रंथ का क्या नाम है? लेखाधिपति नामक ग्रंथ
ग्रंथ जो कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के गुजरात के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है, उस समय के जमीन, मकान, पशुधन को गिरवी रखकर ऋण लेने के बारे में जानकारी देता है। यह ग्रंथ इन तरीकों के वाणिज्य गतिविधियों के साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी ऋण के उपायों की उल्लेख करता है। तो ऋण का क्या नहीं सॉरी ग्रंथ का क्या नाम है? लेखाधिपति। और कहाँ पे लिखा हुआ? 12वीं से 13वीं शताब्दी में लिखा हुआ कहाँ पे? गुजरात में। और किसके बारे में बताता है? मेनली ऋण के बारे में, मतलब डिफरेंट तरीके से ऋण कैसे लेते थे उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो एक बार इस टॉपिक को दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है। तो एक तो ये देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन से वो जो ग्रंथ है, जैसे कि प्रबंध चिंतामणि, लीलावती, द्रव्य परीक्षा, लेखाधिपति आदि में भगका, रूपका, विशंसिका, कर्षपाना, दिनार, द्रह्म, निष्का, गधिया मुद्रा, गंडेयंका, टंका, कई सिक्कों की चर्चा की गई है। उसके बाद में सिया दोनी जो कि 10वीं शताब्दी का एक अभिलेख है, उसमें भी द्रव्यों की चर्चा की गई है। उसके बाद में ये चालुक्य और इन सब में भी के जो भी ग्रंथ मतलब साहित्य, उनमें भी सिक्कों का पता चलता है। ठीक है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं कि मतलब मेनली ये पता चलता है कि हाँ, और इस मतलब सोने के सिक्के भी दोबारा ढलने लगे थे। इसके बारे में भी मतलब सोने के सिक्के ढलने के बारे में भी पता चलता है। तो उसके जो है, एक तो पुनः प्रचलन गंगेयद्रा मध्य प्रदेश में थी। गंगेयद्रा कालचुरी के राजा, और उसके बाद में वाराणसी कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन, कश्मीर का हर्ष, और तमिलनाडु के सोमजे चोल राजाओं ने भी सिक्के जारी किए थे। तो फिर भी मतलब और उस मतलब इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। उसके बाद में कर्नाटक में 13वीं शताब्दी के दौरान 9 टकसालों की स्थापना की गई थी। और जोधपुर के निकट श्रीमोल में भी टकसालों के मतलब एक महत्वपूर्ण टकसाल था, जिसके मतलब अध्ययन किया गया, लेकिन वो बहुत ही सीमित है। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि उससे कुछ ज़्यादा हमें कुछ पता चला होगा। ठीक है। इसके बाद में मतलब मेनली हमने इसमें देख लिया है। ठीक है। व्यापार के पहलू। कृषि के उत्पादन के विस्तार में तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक और शिल्प उत्पादन में दो के कारण जिन्हें श्रेणीबद्ध विनिमय के केंद्र के उदय में योगदान दिया। ये केंद्र अपने इलाके के बाहर भी कार्य करते थे। इस प्रकार अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर विनिमय के तंत्र के अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पहले चरण 1750 से लेकर 900 के बीच में हानि पहुंचाई गई। अंतर क्षेत्रीय व्यापार। विभिन्न किस्म के वस्तुओं को व्यापार मार्ग के तंत्र के द्वारा व्यापार के लिए लाया जाता था। आइए पहले व्यापार की वस्तुओं की चर्चा की जाए। व्यापार की वस्तुएं और उनके उपभोक्ता। अनेक अभिलेखों से उनके व्यापारियों का उल्लेख पाया गया है, जो कि अनाज, तेल, मक्खन, नमक, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, नील, मिश्री, गुड़, सूती कपड़े, कपास, कंबल, धातु, मसाले इत्यादि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और उन पर कर चुंगी देते थे। स्पेन के 12वीं शताब्दी के जिस्विस्ट पादरी बेंजामिन तुंदेल स्पेन के जिस्विस्ट पादरी बेंजामिन तुंदेल से यह जानकारी मिलती है कि भारत के पास लौटते समय किस तरह के द्वीप, जो कि फार्स की खाड़ी में है, व्यापार अपने साथ में गेहूं, दालों के अलावा तिलहन, सूती कपड़े भी लाते थे। अल इदरीसी ने भी मालाबार में श्रीलंका को जहाजों के द्वारा 12वीं शताब्दी में चावल पहुंचाने का उल्लेख किया है। खजूर की चीनी और रस्सियों के लिए नारियल के रेशों का निर्यात के बारे में एक सेकंड। खजूर की चीनी और रस्सियों के लिए नारियल के रेशे के निर्यात के बारे में फेयर जोर डोन्स ने लगभग 1330 में लिखा है। किसने लिखा है? फेयर जोन डोन्स ने। किसने? एक बार दोबारा देख लेते हैं। फेयर जोन डोन ले 1330 में लिखा है। किसने लिखा है? खजूर की चीनी और रस्सियों के लिए नारियल के निर्यात के बारे में। मार्को पोलो ने क्विलोन, जो कि मालाबार तट पर है, गुजरात से नील के निर्यात का उल्लेख किया है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्रोतों से सूती कपड़ा, दरियों, चमड़े की चटाइयों, तलवारों और भालों के उल्लेखनीय विनिमय महत्वपूर्ण वस्तुओं के रूप में हुआ है। घोड़ों, हाथियों और गहनों जैसे कीमती सामान
पर भी विभिन्न विनिमय केंद्र के रूप में आते हैं। भारतीय वस्तुओं के मुख्य खरीदार निश्चित तौर पर चीन, अरब, मिस्र के धनी लोग थे। अनेक भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गई होगी। हालांकि विदेशी व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर बाद में बहस की जाएगी। इस तथ्य पर प्रकाश डालने की जरूरत है कि आंतरिक मांग कम नहीं थी। 18वीं सदी के बाद में बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की वजह से उपभोक्ताओं का एक नया वर्ग पनपा, जो कि पुजारी पहले घरेलू और दूसरे कर्मकांडों के बदले मिनी छोटी छोटी आमदनी पर निर्भर थे। अब उन्हें पुश्तैनी तौर पर बड़ी जमींदारी और अन्य लाभ और अधिकार मिल गए थे। यह भूपति वर्ग और शासक के उभरते हुए व्यापारिक वर्ग के संदर्भ में विलासिता का समान महत्वपूर्ण खरीदार हो गया था, क्योंकि इस वर्ग की इनकी क्रय शक्ति ज्यादा थी। ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक प्रतिष्ठान, जो कि भूसंपत्ति, स्थानीय करों के रूप में विस्तृत संसाधनों के मालिक थे, अधिकांश बेचे जाने वाले योग्य वस्तुओं के महत्वपूर्ण उपभोक्ता के रूप में उभरे। उन्हें न सिर्फ नारियल, पान के पत्ते, सुपारी जैसी वस्तुएं जिनको की धार्मिक पवित्रता मिली थी की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु उनके साथ ही भगवान के भोग के लिए भोज्य पदार्थों और प्रसादों की मात्रा की आवश्यकता भी बढ़ गई थी। धार्मिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जिनकी संख्या बड़े और महत्वपूर्ण मंदिरों में सैकड़ों में थी, किसानों और शिल्पकारों, व्यापारियों के द्वारा उत्पादित और वितरित की गई वस्तुओं के महत्वपूर्ण उपभोक्ता के रूप में आए। और इस तरह विस्तृत संसाधनों, विभिन्न प्रकार की जरूरतों वाले बड़े मंदिरों ने वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद की। दक्षिण भारत में मंदिरों की यह विशेष पहचान है कि वे महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्रों के रूप में उभरे। व्यापार मार्ग और संसाधन। सड़क पर विस्तृत तंत्र विभिन्न बंदरगाहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़े हुए उनके द्वारा बाजार और नगरों के बीच में व्यापार और वाणिज्य होता था। और वृत्तांत से पता चलता है कि विभिन्न भूक्षेत्रों में आपस से जुड़े हुए थे। वेंगसांग के 7वीं शताब्दी के हिंदू कुश पार करते हुए उत्तर से कश्मीर से होते हुए दक्षिण भारत के कांची और पूर्व के असम से लेकर पश्चिम के सिंध तक भ्रमण किया। 930 में एक अभिलेख में सौदागर के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि जो कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, सिंध से होते हुए राजस्थान के अहमदाबाद में बाजार के लिए आए। 11वीं शताब्दी में कश्मीर से आए कवि बिल्हना कश्मीर से मथुरा तक में अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि वह किस तरह कन्नौज और प्रयाग के बनारस में पहुंचा। बनारस में यह सोमनाथ, सौराष्ट्र तट पर धर, उज्जैन के निकट अन्नाहिलाबाड़ा से होते हुए पहुंचा। दिवाड़ा से होते हुए उत्तरी गुजरात से होते हुए पहुंचा। सोमनाथ से होनवार, गोवा के निकट वह समुद्री मार्ग से गया और उसके बाद में पूर्वी तट पर रामेश्वरम में भूमार्ग में पहुंचा और अंत में वह पश्चिमी भारत में स्थित कल्याणी पहुंचा और पश्चिमी में चालुक्यों के दरबार में पहुंचा। अरबी और फारसी विवरण से हमें समकालीन व्यापारिक मार्गों पर अधिक गहन जानकारी देते हैं। जैसे अल बुरून ने 1130 ने 15 मार्गों का उल्लेख किया, जो कि कन्नौज, मथुरा, बयाना के आदि से शुरू होते हैं। कन्नौज का मार्ग प्रयाग से गुजरते हुए पूर्व की ओर ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल के मदनपुर जिले में तामुल्क से के बंदरगाह तक जाता है, जहाँ पर वह पूर्वी तट पर होते हुए दक्षिण में कांची तक पहुंचता है। उत्तर पूर्व में यह मार्ग असम, नेपाल, तिब्बत तक जाता है। वहां से भूमार्गों से चीन तक जाया जा सकता है। उत्तर पश्चिम में बखल जाते समय कन्नौज और मथुरा से गुजरना पड़ता है और यह पेशावर और काबुल को जोड़ता है और अंत में ग्रेट सी रूट में मिल जाता है, जो कि चीन से यूरोप को जोड़ता है। और यह उत्तर पश्चिमी मार्ग गुप्त काल से पहले की सदियों में भारत और मध्य एशिया के बीच में वाणिज्य अंतर संबंधों का मुख्य मार्ग था, परंतु प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में यह मुख्यतः अरब और तुर्की व्यापारियों के नियंत्रण में था, जो कि इस्तेमाल के बाद में फारस, बखन और दूसरे इलाकों में घोड़े लाने के लिए करते थे। राजस्थान में बयाना मार्ग मारवाड़ के रेगिस्तान से गुजरते हुए सिंध और आधुनिक बंदरगाह कराची तक जाता था। इस मार्ग की एक शाखा अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम की तलहटी से स्थित आबू से गुजरती थी और गुजरात के बंदरगाहों को शहरों और उत्तर पश्चिमी और भारत में स्थित बयाना, मथुरा और दूसरे स्थानों से जोड़ती थी। मथुरा और प्रयाग से एक दूसरा मार्ग पश्चिमी तट पर स्थित भगड़ोच बंदरगाह की ओर उज्जैन से होते हुए जाता था। इन मार्गों ने भारत के भीतर हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें कि 10वीं शताब्दी के बाद में एक नया आयाम हासिल हुआ। सड़कों के अलावा उत्तर भारत में नदियों और दक्षिण भारत में पूर्वी
पश्चिमी तटों के साथ लगे हुए समुद्री मार्गों ने अंतर्क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में यात्रा आनंद और कष्ट व्यापारिक मार्गों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती थी। रेगिस्तानी और पहाड़ी मार्गों पर इलाकों से गुजरते हुए मार्ग पर निश्चित तौर पर ज़्यादा दुष्ट और कठिन होते थे। मैदानी इलाकों में यात्रा मुख्यतः साधन बैल होती थी, लेकिन यहाँ ये नहीं पता चल पाता है कि वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को लाने ले जाने में काम के लिए जानवर और आदमियों का इस्तेमाल होता था। समकालीन साहित्य में विभिन्न प्रकार की नौकाओं का उल्लेख मिलता है जिनका इस्तेमाल संभवतः जलमार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। 10वीं शताब्दी के बाद के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। शासकों ने अपने राज्य में मार्गों को सुरक्षित रखने में गैर दिलचस्पी दिखाई। चोरों लुटेरों को राजा देने के लिए कदम उठाए। गांव वालों को उनके इलाकों से गुजरने वाले व्यापारियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सैन्य और आर्थिक मदद की। ग्रामीण गुजरात में चालुक्य राजाओं के शासन काल में एक अलग विभाग जियाला पंथकरण चालुक्य राजाओं ने कांपे गुजरात में, जो कि राजमार्ग की देखभाल करता था, को नई सड़क निर्माण भी करवाया और राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह और बाजारों को जोड़ती है और यात्रियों की सुविधा के लिए हौज और कुओं की खुदाई करवाती है। क्योंकि बाजार राजस्व की महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए व्यापारियों और सौदागरों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए राजनीतिक अधिकारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। मार्को पोलो ने केमने के उल्लेख करते हुए कहा है कि वह समुद्री डाकुओं के आतंक से मुक्त है और यह पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने अपने बंदरगाहों को डकैती से सुरक्षा प्रदान की थी। समुद्री डाकुओं का आतंक पश्चिमी चीन से फारस की खाड़ी तक के समुद्री मार्ग का खतरा था। इस काल में बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां समुद्र के जरिए हम उन देशों का उल्लेख करेंगे जो कि समुद्री व्यापार में भाग लेते और समय के साथ में व्यापार की वस्तुओं और मुख्य बंदरगाह और समुद्री मार्गों की सुरक्षा की चर्चा करेंगे। पहले हम समुद्री व्यापार के भागीदारी की चर्चा करेंगे। इस काल की विशेषता एशिया को दो छोरों फारस की खाड़ी और दक्षिणी चीन के बीच में समुद्री व्यापार का विस्तार था। हिंदुस्तान जो कि इन दो छोरों के बीच में पड़ता है को इस व्यापार में बहुत फायदा हुआ। लंबी समुद्री यात्रा की कठिनाइयों को भारत के तटों पर लंगर डालकर कम करने की कोशिश की गई थी। मुख्य भागीदार इन सदियों में पश्चिमी एशिया पर अरबों का प्रभुत्व रहा। 8वीं शताब्दी में सौराष्ट्र तट पर स्थित वल्लभी बाजार महत्वपूर्ण बंदरगाह को नष्ट करने के बाद में उन्होंने अरब सागर में अपने मुख्य समुद्री ताकत के रूप में स्थापित किया। बाद में 12वीं शताब्दी में चीन में इस व्यापार का एक महत्वपूर्ण भागीदार बना और उसने दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अपने जहाज भेजने शुरू किए और उसने अरबों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिन्होंने एशिया के व्यापार पर अपनी सर्वोच्च पकड़ कायम कर रखा था। स्वदेशी स्रोत और विदेशी विवरणों में उल्लेखनीय छठपूर्व जानकारी एकत्रित करती है कि अरबों की प्रबल प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारतीय 10वीं सदी के बाद में समुद्रों से आगे दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। 10वीं शताब्दी में एक अरब लेखक अबू जेद ने लिखा है कि भारतीय व्यापार फारस की खाड़ी में स्थित सिराफ जाते थे। अब की इब्न बतूता 1400 ईस्वी में लाल सागर में ईडन में भारतीय व्यापारियों के एक उपनिवेश के विषय में बताता है कि 14वीं सदी में एक गुजराती ग्रंथ में कच्छ के एक व्यापारी के युक्त उल्लेख है जो कि होर्मुज में अवस्थित भारतीय एजेंटों की मदद से भारत के व्यापार करता है और दक्षिणी भारत में चोल समुद्री व्यापार में गहरी रुचि लेते हैं। मलय और सुमात्रा से प्राप्त ताम्र लिपि के अभिलेखों से इन इलाकों में तमिल व्यापारिक समुदाय के वाणिज्य गतिविधियों का पता चलता है। चोलों ने चीन के संबंध सुधारने के लिए कई दूत भेजे थे। उन्होंने 11वीं सदी में चीन को जाने वाले समुद्री मार्ग को अपने व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के लिए श्रीविजय साम्राज्य के खिलाफ एक समुद्री अभियान भेजे। कुल मिलाकर भारतीय व्यापारियों की व्यक्तिगत भागीदारी का उल्लेख बहुत सीमित है। इससे भारतीय वस्तुओं की मांग पर प्रभाव नहीं पड़ा और बाहर की दुनिया और अरबों और चीनियों के द्वारा मिलती है विनिमय होने वाली वस्तुएं। जहाँ तक एशिया में शामिल वस्तुओं की बात है, चीनी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मालाबार तट को चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, कूप, लौंग, मोम, चंदन की लकड़ी, इलायची आदि मिलते हैं। इन बहुत सी वस्तुओं का शायद अरब देशों को पुनः निर्यात होती थी, लेकिन कुछ हिंदुस्तान के लिए भी थी, खास तौर पर रेशम जिनकी स्थानीय बाजार में काफ़ी मांग थी। मार्को पोलो हमें बताते हैं कि गुजरात में केम्बे में बंदरगाहों को दूर
दूर से आने जाने वाले जहाज अन्य वस्तुओं के अलावा सोना, चांदी, तांबा भी लाते थे। और टीन पूर्वी एशिया से हिंदुस्तान आने वाला एक धातु था। पूर्वी एशिया के उत्पादों के बदले भारत अपनी सुगंधित वस्तुओं और मसालों के खास तौर पर काली मिर्च भेजता था। मार्को पोलो के अनुसार किन से शहर हेंग चाउ को भी रोजाना 10,000 पौंड काली मिर्च की खपत होती थी। 23 शताब्दी में चीनी बंदरगाह चाउ जू कुआ बताता है कि गुजरात मालवा मालाबार कोरोमंडल चीन के सूती कपड़ा भेजते थे। इब्न बतूता 1333 में इंगित किया गया है कि चीन के शहरों में सूती कपड़े रेशम से ज्यादा दुर्लभ और कीमती थे। भारत में चीन को हाथीदांत गेंडे के सींग और कुछ बहुमूल्य अर्धमूल्य पत्थर भी निर्यात करता था। बहुत से अरबी लेखक जो कि केम्बे समारत जूनागढ़ में मिले हैं प्रकट करते हैं कि बहुत से अरबी अभिलेख जो कि केम्बे अनार जूनागढ़ में मिले हैं प्रकट करते हैं कि फारस की खाड़ी में व्यापारियों, सौदागरों, जहाज के मालिक और 12वीं शताब्दी के पश्चिम भारत में आए फारस की खाड़ी में होर्मुज से गुजरात के तटों पर आए जहाजों का उल्लेख लेखा पद्धति में अब जहाँ अरब और पश्चिम के देशों के व्यापार की वस्तुओं का सवाल, यहूदी सौदागर और भारत के पश्चिमी तटों पर बहुत सारा माल मिस्र के बाजारों से लाए जाते थे। इनमें मसाले, सुगंधित वस्तुएं, रंग बूटी, कांस्य, पीतल के बर्तन और कपड़े के मोती, मन के नारियल इत्यादि थे। भारत सांगनोर की लकड़ी का निर्यात भी करता था। इसका इस्तेमाल फारस की खाड़ी और दक्षिणी अरब के लगभग वृक्षहीन इलाकों में जहाज बनाने और घरों का निर्माण में होता था। भारतीय बंदरगाहों से अतिरिक्त अनाज मुख्यतः चावल के दूसरे तटवर्ती इलाकों के समुदायों को भेजता था। वहां पर उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं होते थे। मार्को पोलो के अनुसार अरब में गुजरात के महीन नक्काशीदार चमड़े की चटाइयों की काफी मांग थी। और भारत अपने लोहे और इस्पात उत्पाद को खासतौर पर तलवार और भालों के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसकी पश्चिमी देशों में बहुत मांग थी। जहाँ तक पश्चिम से आयात का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैसे जैसे सामंती सरदार मुख्याओं की संख्या बढ़ी, घोड़ों की मांग कई गुना बढ़ गई थी। घोड़े भूभागों, समुद्री मार्गों में लाए जाते थे। इब्न बतूता हमें बताता है कि उत्तरी पूर्वी भूभाग में आने वाले घोड़ों में व्यापारी काफी मुनाफा कमाते थे। एक अरब लेखक वसाफ 1328 के अनुसार 23 शताब्दी में कोरोमंडल तट के केम्बे और दूसरे बंदरगाहों के प्रति वर्ष 10,000 घोड़े लाए जाते थे। घोड़े बेहतरीन नस्ल और अदेन और फारस आदि जैसी जगहों से लाए जाते थे। घोड़ों के अलावा छुहादे हाथी दांत, मंगा, पन्ना इत्यादि भी पश्चिम भारत में लाए जाते थे। उसके बाद में बंदरगाह। भारतीय तटों पर बहुत सारे बंदरगाह थे जो कि न सिर्फ अंतर्देशीय व्यापार तंत्र का हिस्सा थे, बल्कि पूरे उत्तरी पूर्वी पश्चिमी कड़ी का भी काम करते थे। दरअसल कोई भी कड़ी खाड़ी जो कि जहाजों के सुरक्षित लंगर डालने की सुविधा देती थी, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बंदरगाह विकसित हुए। अल ईद ऋषि 12वीं शताब्दी के अनुसार सिंधु मुहाने पर देवताल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ पर अरब और चीन तथा अन्य भारतीय बंदरगाहों से पोत आते थे। गुजरात तट के मुख्य बंदरगाह सोमनाथ, भड़ोच और केम्बे थे। सोमनाथ के पूर्व में चीन और पश्चिम के जीजावार अफ्रीका के साथ में संपर्क थे। भड़ोच और प्राचीन भृगु बहुत लंबा इतिहास रहा है। अरबी स्रोतों में केम्बे का उल्लेख खंबात और संस्कृत स्रोतों में इसका उल्लेख तीर्थस्थल के रूप में किया गया है। इसका प्रारंभिक उल्लेख 9वीं शताब्दी में मिलता है। भारत के पश्चिमी तट पर सोपारा और दूसरा थाना महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। मालाबार तट पर क्वीनलोन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उभरा। अरब लेखक हमें बताते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में केड़ा की ओर से रवाना होने से पहले पश्चिम से आने वाले जहाज क्वीनलोन के बंदरगाह पर स्वच्छ पानी लेने के लिए आते थे। इसी तरह 13वीं शताब्दी में चीनी स्रोत बताते हैं कि अरबों के देश की ओर जाने से पहले चीनी व्यापारियों को क्वीनलोन पर अपने जहाज बदलने पड़ते थे। नदियों के बीच में पूर्व पश्चिम से आने वाले जहाजों के जरिए कोरोमंडल तट का विकास सामान उतारने और चढ़ाने के स्थान में होता था। अरब लेखक वसाफ हमें बताते हैं कि फारस की खाड़ी के द्वीपों में धन यूरोप से दूसरे देशों की सुंदर कोरोमंडल तट की देन है। इस लाइन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। वसाफ हमें बताते हैं कि फारस की खाड़ी के द्वीपों का धन यूरोप के दूसरे देशों की सुंदरता कोरोमंडल की देन है। इस इलाके का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नागपट्टनम था। पुरी और कलिंगपट्टनम उड़ीसा तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। बंगाल में ताम्रलिपि का भी
फिर से उत्कृष्ट हुआ। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार अनुसार इसका स्थान धीरे धीरे समग्राम हो गया था। व्यापारियों की सुरक्षा। भारी मुनाफे को ध्यान में रखते हुए समकालीन राजसी अधिकारियों ने विदेशी व्यापारों में संलग्न सौदागरों को सुविधा देने में गहरी रुचि दिखाई। गुजरात के चालुक्य 10वीं से 13वीं शताब्दी में राशि नियंत्रण के बंदरगाहों में से एक अलग विभाग वेलाकुलाकरण का गठन किया। दक्षिण भारत में चोल अपने बंदरगाहों को स्थानीय व्यापारी संगठन की मदद से राजसी अधिकारियों के माध्यम से व्यवस्था करते थे, जो कि विदेशी व्यापारियों की देखभाल करते थे, बंदरगाहों से चुंगी इकट्ठा करते थे। अरब लेखक एक मत होकर राष्ट्रकूट और राजाओं को अरबों के प्रति उनकी शांति सहिष्णुता की नीति प्रशंसा करते थे। गुजरात के चालुक्य भी अपने राज्य के मुस्लिम व्यापारियों को धार्मिक और आर्थिक आज़ादी देते थे। इब्न बतूता बताते हैं कि जब भी कोई विदेशी व्यापारी मर जाता था तो उसकी संपत्ति जब्त नहीं होती थी, बल्कि उसे सुरक्षित रख लिया जाता था, जिससे कि उसके उत्तराधिकारी को वह सौंपी जा सके। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला, जो कि मोलूपट्टनी के 1244 ईस्वी के अभिलेख से यहाँ पे गुंटूर गुंटूर जिले के मोलूपट्टी के 1244 ईस्वी के अभिलेख से मालूम होता है कि राजा तूफान के भटके जहाजों को सुरक्षा देता था और विदेशी व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए राजा के कानून के अनुसार कर एकत्र करने का वचन देता था। नगरों का पुनरुत्थान। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत 900 से 1300 का दूसरा चरण, जो कि पूर्ववर्ती सदियों से विलग है, क्योंकि इस काल में शहरी केंद्रों का स्पष्ट पुनरुत्थान देखा जा सकता है। इस पुनरुत्थान में लगभग अखिल भारतीय विशेषता बन गई। प्रायतः भारतीय महाद्वीप का तीसरा शहरीकरण भी कहा जाता है। वितरण के रूप में इकाई 2 देखें। अब सारांश देख लेते हैं। ईस्वी 700 से लेकर 1300 के दौरान व्यापार वाणिज्य के अध्ययन में निम्न बातों पर प्रकाश पड़ता है। अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार के 2 चरण, धातु के सिक्के का इस्तेमाल का स्वरूप और सीमा, व्यापार तंत्र में विनिमय के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार के विकास में कृषि का विस्तार, कृषि के उत्पादन की वृद्धि का योगदान और इन सदियों के दौरान व्यापार और वाणिज्य का नगरों में स्थित प्रभाव। 6वीं शताब्दी के दौरान व्यापार और वाणिज्य की विशेषता उनका सामंतीकरण, मुद्रा के आदान प्रदान का तरीका है। राज्य के अधिकारियों और शासकों की जिनका भूमि से संबंध था, कि अपने हितों को लेकर व्यवहार कुशलता और विशिष्ट शासक वर्ग का बड़े व्यापारियों सौदागरों के हितों में काम करना, दस्तकार और शिल्पकारों का प्रतिबंध लगाया जाना सामंतीकरण प्रक्रिया का सूचक है। गनका, तेल की चक्की, जलपथकाराना, राजमार्गों की देखभाल करने वाला अधिकारी विभाग, तेली का तेली, वेला कुल्ला करना, बंदरगाह अधिकारी विभाग, वेला कुल्ला करना, बंदरगारी बेला कुल्लो करना लाग रहे फेंक सी कड़े बंदरगाह के मायने। और एक हो जाएगा जलपथकाराना, राजमार्गों की देखभाल करने वाला अधिकारी। ठीक है, अब हम अगली इकाई में व्यापारिक समुदायों के संगठन के बारे में पढ़ेंगे।